आप ये कहा गया था इस नोटिस में। आगे देखिए आपका शहर आपकी खबर। कोल ब्लॉक आवंटन पर भारी हंगामे के बाद शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। महीना भर चले मानसून सत्र के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 20 दिन के इस सत्र में 13 दिन सदन की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के अंतिम दिन भी भाजपा के नेताओं द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर कार्यवाही बाधित किए जाने के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने महासचिव वीके अग्निहोत्री के लिए एक विदाई संदेश पढ़ने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी। इस साल मानसून सत्र 8 अगस्त को शुरू हुआ था। कुल मिलाकर संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से सूखा रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मानसून सत्र में विपक्ष के रवैये की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र बेकार चला गया। अगर ऐसा ही जारी रहा तो ये लोकतंत्र के लिए घातक होगा। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया है कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही रास्ता है? सरकार कैग और संसद का सम्मान करती है। कैग रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति और संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। साथ ही संसद में आर्थिक दिक्कतों पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। संसद का सत्र खत्म होते ही भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने सदन के स्थगन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा का पक्ष रखते हुए कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर जारी गतिरोध के बाद सरकार का भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटनों में खुला भ्रष्टाचार हुआ। सभी कोयला खदानें प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से ही बांटी गई। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में एक के बाद एक कांग्रेस के लोग बेनकाब हो रहे हैं, इसलिए सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई से बच रही है। संसद न चलने देने पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि जब 2G में उन्होंने संसद नहीं चलने दी थी तब भी उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन उनके ही दबाव के कारण उस मामले में कार्रवाई हुई और अब 2G की नीलामी के जरिए सरकार को अरबों का फायदा होगा। कुल मिलाकर बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है और अपनी इसी मांग के चलते बीजेपी ने संसद बिल्कुल नहीं चलने दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती पदोन्नति में आरक्षण के लिए चाहती हैं एक विशेष सत्र और इसके साथ ही मायावती ने केंद्र पर भी जमकर निशाना साधा। मानसून सत्र खत्म होने के बाद सदन के बाहर निकलते ही बसपा सुप्रीमो ने ये मांग की। इसके अलावा मायावती ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण बिल इस सत्र में पास होना चाहिए था। ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, जो दुखद है। यदि केंद्र की सरकार इस विधेयक को ईमानदारी के साथ पास करवाना चाहती है तो हमारी पार्टी का केंद्र की सरकार से ये अनुरोध है कि वे इस विधेयक को पास कराने के लिए इसी महीने संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर इसे पास करवाने का कार्य करें। संसद का विशेष सत्र बुलाने के साथ साथ हाउस को ठीक ढंग से व्यवस्थित रखने के लिए भी केंद्र की सरकार को हमारी पार्टी के उन सभी सुझावों की तरफ भी विशेष ध्यान देना है जो हमारी पार्टी ने कल केंद्र की सरकार व मीडिया के सामने भी रखे हैं। तभी ये संशोधन विधेयक पास हो सकेगा। इसके साथ ही मायावती ने केंद्र सरकार से सभी दलों की बैठक बुलाकर एक सहमति बनाने की भी सलाह दी है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे को लेकर आ रही लगातार खबरों पर आज पेट्रोलियम मंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने साफ किया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि पेट्रोल के दामों में सरकार आज 5 रुपए बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को डेली करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। There are no immediate proposals in regard to the prices of various oil products, including
But we are of course facing a tremendous crisis of unprecedented magnitude. However, there are no immediate plans. पेट्रोलियम मंत्री के आश्वासन के बाद आज आम आदमी ने राहत की सांस जरूर ली है। सूबे की सरकार ने किसानों के साथ किया है छलावा। सूबे की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी पर अब पेच लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए 50,000 की कर्ज माफी की घोषणा की गई थी। सूबे भर के किसान ये सुनकर गदगद हो गए थे और साइकिल पर मुहर लगा दी गई थी। लेकिन इस घोषणा में अब कई पेच आ गए हैं, इसलिए अब सारे कर्जदार किसानों को खुश होने की जरूरत नहीं। सरकार की मेहरबानी कुछ पर बरसेगी, सब पर नहीं। अखिलेश सरकार 50,000 का कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज माफी तो दे रही है, लेकिन सिर्फ उन्हीं किसानों को जिन्होंने यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से लोन लिया हो और कम से कम अपना 10% लोन चुका दिया हो। इस तरह से प्रदेश में 3.5 लाख किसान 50,000 रूपए के कर्जदार हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र पर अमल करती तो उसे लगभग सरकारी खजाने से 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। इसी 14,000 करोड़ के खर्च से बचने के लिए यूपी सरकार ने ये नई शर्त लागू की है। समाजवादी पार्टी ने जनता के साथ जो वादे किए थे वो जल्द ही पूरे होंगे। उन वादों को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन वादों की फहरिस्त में पहला वादा पूरा होने के बेहद करीब है। प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर 9 सितंबर से अमल शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पहले चरण में खुद 10,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बांटकर योजना की शुरुआत करेंगे। 95,000 बेरोजगारों को इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राहतों की बारिश के मौसम के अगले चरण में कन्या विद्याधन योजना के तहत गरीब कन्याओं को धन बांटा जाएगा। अपने परंपरागत वोट बैंक को साधे रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। प्रदेश के हजारों किसानों को कर्ज माफी का तोहफा भी जल्द ही मिलेगा। इसके अलावा लाखों छात्रों की बेकारी खत्म होगी। उन्हें लैपटॉप और टैबलेट देने के वादे पर सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। टैबलेट और लैपटॉप की खरीद के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को खरीद के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। जल्द ही प्रदेश सरकार लाल बत्तियों के लिए नामों की घोषणा करेगी, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों से जो भी वादे किए हैं उस पर अमल करते हुए निगम और निकाय के अध्यक्षों के नाम की घोषणा भी करेगी। उत्तराखंड में टिहरी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। 10 सितंबर को पार्टी के प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह देहरादून आएंगे। इस दौरान बैठक के जरिए पार्टी प्रत्याशी के नाम और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य के मुताबिक पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। यशपाल आर्य ने भरोसा जताया कि कांग्रेस टिहरी उपचुनाव में भारी मतों से जीत होगी। तो हम पहले दे चुके हैं या पहले हम लोगों ने डिसाइड कर चुके हैं कि जो बगल में महिला है, जो उनको जो समस्याएं हैं, जो समस्या बताया उसका हम लोग निराकरण करवाने का उनसे टाइम दिया था और उनसे वादा हुआ था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो अस्पताल में छोटे मोटे निर्माण हो रहा है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। टिहरी उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विजय बहुगुणा ने आला कमान को टिहरी लोकसभा उपचुनाव में जीत दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया है। वहीं साकेत बहुगुणा और सुधा बहुगुणा का नाम ही दावेदारों में सबसे ऊपर है। सूत्रों की माने तो साकेत का नाम पहले ही तय हो चुका है। आपको बता दें कि अगर साकेत को पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है तो बहुगुणा परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीति में उतरेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने भी साकेत बहुगुणा के नाम पर समर्थन किया है। पिछले 3 चुनाव विजय बहुगुणा जी को यहाँ से देहरादून से पार्लियामेंट के हम लोगों ने लड़ाए हैं, तो पूरा परिवार जिस ढंग से जनता के बीच में घुल मिल सा गया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक जिस ढंग से विजय बहुगुणा जी ने जो अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जो अधूरे काम छोड़े हैं, साकेत जी उसका बहुत अच्छे ढंग से उसका आगे जनता की सेवा में काम करेंगे और उन कामों को पूरा करेंगे। आर्य के मुताबिक दावेदारों में साकेत के अलावा भी कई नाम हैं, जिस पर 10 सितंबर को मंथन होगा। टिहरी उपचुनाव को लेकर जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी खेमे में इस बार फिर से सेंध लगने वाली है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए पार्टियों ने हर हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस में घमासान मचना शुरू हो गया है।
कांग्रेस के कुछ नेता राजकुमार को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस की पूर्व विधायक राजेश जुआथा ने राजकुमार को शामिल करने पर एतराज जताया है। राजनीति में जब कोई विपक्षी दल में है तो हमारी प्रशंसा तो करेगा नहीं, जो बीजेपी में था या जो सपा में था या बसपा में था, लेकिन निश्चित तौर पे ये तो एक जर्निंग प्रोसेस होता है राजनीति सियासत, और चुनाव जीतना है और सबका सहयोग चाहिए, आपका भी सहयोग चाहिए। वहीं सीएम बहुगुणा ने कहा है कि हम टिहरी उपचुनाव जीतने के लिए सभी को साथ लेकर चलेंगे। यूपी के पीसीएस एसोसिएशन ने 20% अधिकारियों को जिलाधिकारी के रूप में तैनात करने की मांग की है। इसके लिए पीसीएस अधिकारियों की दशा के लिए टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल मायावती शासनकाल में किसी भी अधिकारी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके चलते इन पीसीएस अधिकारियों की हालत खराब हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद बीते दिनों 3 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों को जिलाधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। एसोसिएशन ने दावा किया है कि प्रदेश में आईएएस अफसरों की कमी के चलते प्रशासनिक कामों में दिक्कतें आ रही हैं। उरई में सपा कार्यकर्ताओं ने दिखाई गालीगिरी। कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के डॉक्टरों को फूल दिए। समाजवादी पार्टी के दबंग कार्यकर्ताओं को सुधारने में सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कोशिशें अब रंग लाती नजर आने लगी है। उरई में एसपी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को फूल दिया। इस मौके पर दर्जनों एसपी नेता मौजूद थे। एसपी नेताओं ने डॉक्टरों से हाथ जोड़कर मरीजों के अच्छे इलाज की गुजारिश की है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायतें काफी लंबे समय से मिल रही थी। वहीं सपाइयों का ये गांधीगिरी रूप देखकर हर कोई दंग रह गया है। श्रीनगर गढ़वाल के चौरास में इन दिनों पानी की भारी किल्लत है। इस इलाके के लोग पिछले 20 दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आपदा की वजह से इलाके के पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में 20 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इलाके के लोगों के अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय के हॉस्टल और सरकारी आवासों में भी पानी की किल्लत हो रही है। इलाके के ज्यादातर हैंडपंप बंद हैं। जो हैंडपंप ठीक हैं, उनमें भी पानी गंदा आ रहा है, जिससे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। पेयजल की समस्या से जूझते लोगों ने आज कृतिनगर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने इन लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया है। चौरास क्षेत्र से यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पे धरना देने के लिए आए हैं और तमाम हम चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर जल्द से जल्द माननीय पेयजल मंत्री जी ने इस बात की सुध नहीं ली और 1 सप्ताह के अंदर अगर पानी क्षेत्र में नहीं पहुँचता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ उग्र आंदोलन होगा। हमारा एक ही विरोध है सिर्फ पेयजल के लिए। हम जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मड़ी से लेकर थापली से लेकर ये हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जनता सब पूर्ण रूप से बाधित है सिर्फ पेयजल के लिए। और आज हम सिर्फ एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं एसडीएम साहब को। अगर एसडीएम साहब हमारी उसके जल आपूर्ति पूरी नहीं करते हैं तो उसमें उग्र आंदोलन पैदा होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उसमें जनता का कोई वो नहीं होगा। नैथानी ने पेयजल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को जल्द से जल्द ठीक कराकर पानी की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए। चंपावत में लोहा घाट और पार्टी विकास खंड के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बकाया मानदेय के लिए आज जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को अपनी समस्याएं बताई। इन कार्यकर्ताओं को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में आर्थिक तंगी से गुजरते कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान कर्मचारियों ने इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी को तलब कर फटकार लगाई। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शीघ्र ही मानदेय भुगतान दिए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में चल रहा हड़ताल अभी भी जारी है। भले ही आरक्षण के विरोध में खड़े कर्मचारियों में फूट पड़ गई हो, लेकिन कर्मचारियों का एक धड़ा अभी भी हड़ताल पर बैठा हुआ है। कर्मचारियों का एक गुट अब एक्स कैडर के विरोध में उतर आया है, जिसे लेकर सचिवालय कर्मचारी संघ के बैनर तले देहरादून में एक रैली निकाली गई। इस रैली में भारी संख्या में आरक्षण विरोधी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। गोमती नदी अब लंदन की टेम्स की तरह बनेगी। सीएम ने इसके आदेश दे दिए हैं।
गोमती तट का अब लंदन के तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्राधिकरण को निर्देश भी दे दिए हैं। यूपी सरकार के अफसर अब सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन भी कर दिया गया है। गोमती नदी पर लगभग 12 किलोमीटर तक नए सिरे